conclusion the conclusion of the Rutherford experiment, and we have found out that in this experiment Rutherford passed these alpha particles. And what are alpha particles? These are your helium. So he passed positively charged alpha particles towards this thin sheet of gold, and he observed that most of the rays they passed straight through it, like this. Most of the rays, like 99% of the rays, passed straight through it. But there were few rays which got deflected with some degrees, and there were very few rays which just came back at 180 degree. So what does this mean? Since the positively charged rays are passing straight through it, that means there is nothing positive present in the atom. That means most of the space present inside the atom is empty, and that is going to be 99%. Now, there should be some hard positively charged dense part at the center. Why? Because few of the rays are being deflected. Okay, so write down here, and alpha particle going close to this dense object will feel repulsion and deviate from their path. क्योंकि center पे they have this positively charged thing, that is why they are feeling the deviation, and uh, they are getting deflected. Now Rutherford named this hard positively charged dense object, which is present at the center of atom, and it contains protons and neutrons. So he said that whatever this dense positively charged part is there, that is present at the center, and he named it as nucleus. Okay, okay. Till now, neutrons were not discovered. Write down, neutrons were not discovered. सो ये लेटर ऑन उनके एक्सपेरिमेंट में ऐड किया गया था, बट स्टार्टिंग में सिर्फ प्रोटॉन्स थे, तो उन्होंने ये कहा था विच कंटेन्स प्रोटॉन्स, बट एक्चुअली इट ऑल्सो कंटेन्स न्यूट्रॉन्स, बट ये बात की बात है. ओके, नेक्स्ट इज योर अल्फा पार्टिकल्स going straight to the nucleus will feel maximum repulsion and return back to their original path. Okay, so जो एकदम सेंटर से रेज पास होके जा रहे हैं उनको तो मैक्सिमम रिपल्शन फील होगा, एंड मैक्सिमम रिपल्शन फील होने की वजह से वो एग्जैक्टली 180 डिग्री पे वापस आएंगे. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दिस dense part of the atom at the center was named as न्यूक्लियस. ठीक है, तो एटम के जो सेंटर वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस.
तो अल्टीमेटली मॉडल क्या हुआ, उन्होंने बोला सेंटर पे पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, डेंस पार्टिकल, जिसको बोल दिया न्यूक्लियस, और उसके बाहर जो है वहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स, एंड ही सेड दैट इट इज गोइंग टू बी अ क्लोज्ड सर्कुलर ऑर्बिट और शेल, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे हैं. दिस इज व्हाट रदरफोर्ड सेड. तो एटम कंटेन्स, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, atom contains two parts. First part is your nuclear part. न्यूक्लियर पार्ट में प्रोटॉन्स होगा. रदरफोर्ड के हिसाब से प्रोटॉन्स ही रहेगा, बट लेटर ऑन न्यूट्रॉन्स ऐड किए गए थे उसमें. और सेकेंड वाज योर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट मतलब न्यूक्लियस के अलावा, एंड दैट इज गोइंग टू कंटेन इलेक्ट्रॉन्स. राइट डाउन दिस. Okay, so now let's talk about result of Rutherford model. So what were the result? First, radius of atom. So ये सारी कैलकुलेशंस आपको याद करने का जरूरत नहीं है, डेटा जो है क्वेश्चन से मोस्टली गिवन रहेगा. तो रेडियस ऑफ एन एटम मतलब एक एटम सेंटर, अभी आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर सॉरी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ लिया है, तो मैंने आपको रेडियस बताया ही था. तो जो आउटर मोस्ट शेल होगा और सेंटर से जो भी डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस. सो इट वाज 10⁻⁻8 सेंटीमीटर और 10⁻⁻10 मीटर. सेकेंड चीज हम बात करें इसी में, दैट इज योर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस. रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना है था, 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, मतलब और छोटा. मीटर में करेंगे तो 10⁻⁻15 मीटर. तो वॉल्यूम ऑफ एटम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर कितना है एटम का रेडियस मीटर में, 10⁻⁻10, 10⁻⁻10 होल क्यूब. Okay, which is going to be 4/3 pi 10⁻⁻30 meter cube. So this will be the volume of atom. अगर मैं बात करूंगी वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस की, तो वो कितना हो जाएगा, 4/3 पाई, और न्यूक्लियस का रेडियस कितना है, 10⁻⁻15 मीटर, इसका होल क्यूब. तो आंसर विल बी 4/3 पाई 10⁻⁻45 मीटर क्यूब. So, अब आप ये देखोगे कि पूरे एटम के वॉल्यूम में, लाइक दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एटम एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है. तो वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई 10⁻⁻30 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 4/3 पाई 10⁻⁻45 मीटर क्यूब. ये कैंसिल आउट कर दो ये सारी चीजें, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, 10⁻15. दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ एन एटम is 10⁻15 times the volume of nucleus. तो आप ये समझ सकते हो कि जो सेंटर पे न्यूक्लियस है उसका वॉल्यूम कितना कम है.
वो कितना छोटा है एज कम्पेयर टू द होल एटम। एंड यहाँ पे ये सारा स्पेस क्या है, खाली है, और इसमें क्या प्रेजेंट है आपके पास, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं शेल्स में। सो न्यूक्लियस के वॉल्यूम में और इस होल एटम के वॉल्यूम में देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। राइट डाउन। क्रिश, हाँ, मीटर सेंटीमीटर से बड़ा होता है ऑफ कोर्स। सो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है, तो ऑफ कोर्स 1 मीटर बड़ा हुआ। इसी से हमने कन्वर्जन किया है ना। 10⁻⁻8 सेंटीमीटर है, तो अगर 100 सेंटीमीटर है तो 1 मीटर हो गया। 1 सेंटीमीटर है तो 1/100 मीटर हो गया। और 10⁻⁻8 सेंटीमीटर है तो 1/100 इंटू 10⁻⁻8, तो ये 2 जीरो भी इसके साथ एड अप हो जाएंगे, तो 10⁻10 मीटर यू विल गेट। ओके, फाइन। नेक्स्ट इज योर So there is, if you want to show the radius of any nucleus, then it is given by this formula. Okay, what is R here? R here is radius of nucleus. R naught, it is a constant value. R naught is a constant value. और इस constant की value कितनी है? 1.1 into 10⁻⁻13 सेंटीमीटर to 1.44 into 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। इस रेंज में इसका वैल्यू आ सकता है। ओके, और अगर आप अपना कैलकुलेशन इजी करना चाहते हो तो आप यूजुअली इसको लिख सकते हो 4/3 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यही वैल्यूज आएगी, बट इसको इस तरीके से लिखोगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाता है। ए यहाँ पे हो जाएगा एटॉमिक मास, जिस भी एटम का आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो रेडियस, उसका मास। अच्छा, ये टॉपिक बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें से आज तक कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं आया, सो इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स। ओके, राइट डाउन दिस। Next is your number of alpha particles scattered at any angle theta is inversely proportional to fourth power of sine theta by 2. That is, if angle is, मुझे फाइंड आउट करना है एंगल, तो वो क्या हो जाएगा 1/sin थीटा बाई 2 रेज टू द पावर 4। ओके, प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा दो। ओके, अगेन नॉट दैट इम्पोर्टेंट, never a question comes from this topic, but still you should know if you come across these things। अगर आप आरसी मुखर्जी सॉल्व कर रहे हो या कोई और, या या फिर कोई और बुक सॉल्व कर रहे हो, तो यू माइट कम across with these things। okay, then you should not have any kind of confusion। okay, next result which is like very important, that is
distance of closest approach of alpha particle. ओके, सो यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि here you have nucleus, ओके, और यहाँ पे कहीं दूर से आपके पास अल्फा पार्टिकल आ रहा है, ओके। अल्फा पार्टिकल खुद भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है और ये जो न्यूक्लियस है ये भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ओके। अब धीरे धीरे ये यहाँ से ट्रैवल करना चालू किया, ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, तो धीरे धीरे इसको जैसे जैसे न्यूक्लियस के पास पहुंचेगा वैसे वैसे इसको रिपल्शन फील होना चालू होगा, है ना। और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दो पॉजिटिवली चार्ज्ड चीज़ें एकदम टच हो जाए। अगर आप मैग्नेट से भी बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हो तब जाके दोनों साउथ पोल नॉर्थ पोल को आप टच कर पाते हो, अदरवाइज देयर इज सम पर्टिकुलर डिस्टेंस जहाँ से वो एक दूसरे को रिपल करना चालू कर देते हैं। तो यहाँ से ये पूरा इसको जाके टच नहीं कर पाएगा, बट यहाँ से उसका रिपल्शन हो जाएगा और इसके आगे नहीं जा पाएगा। दिस इज नोन एज योर क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब कितना क्लोज ये जा पाया है न्यूक्लियस के। तो ये जो आप डिस्टेंस निकालोगे यहाँ से, दिस इज योर क्लोजेस्ट अप्रोच। इतना बात क्लियर है? दिस इज योर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ओके। अभी इसी डिस्टेंस को हमें फाइंड आउट करना है कि वो डिस्टेंस कितना है, ओके। रेशमा, हम ये बात कर रहे हैं यहाँ से आपके पास अल्फा पार्टिकल है जो कि खुद एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है, वो धीरे धीरे ट्रैवल करना चालू करेगा इस डायरेक्शन में न्यूक्लियस की तरफ, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स को यहाँ पे गोल्ड के फॉइल पे हम कर रहे हैं ना, तो कुछ रेज एकदम पलट के वापस आ जा रही है। तो जब ये ट्रैवल कर रहे हैं तो ये भी खुद भी पॉजिटिव है, ये न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है, तो एकदम इसको टच नहीं करेगा, देयर विल बी रिपल्शन बिटवीन देम। तो मैक्सिमम जो है वो यहीं तक जा पाएगा, इसके आगे नहीं जा पाएगा, ओके। तो ये जो डिस्टेंस आया, दैट डिस्टेंस इज नोन एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब इतना पास तक वो न्यूक्लियस के होके आया है, उसके बाद वो बैक आएगा, ठीक है। अभी लेट्स से this is your point A, एंड जहां तक वो मैक्सिमम पहुंच पाया है दैट इज योर पॉइंट बी। सो फर्स्ट राइट डाउन, फिर धीरे धीरे एक्सप्लेन करती हूँ। इट इज एप्लीकेबल only for those alpha particles which are traveling straight towards the nucleus, that is which are returning back to their original। बात नहीं हो रही तो इधर होके ऐसे मुड़ गए या इधर होके ऐसे आ गए। We will be talking about only those rays which are just going straight toward this foil and coming back straight from here,
एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट की बात करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है? ओके, नेक्स्ट इज yeah. Okay, next is as the alpha particle approaching nucleus, its speed is going to decrease, ठीक है? अब जैसे जैसे आपके पास ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास पहुंचेगा तो उसको धीरे धीरे से न्यूक्लियस का इफेक्ट आएगा, जैसे जैसे इफेक्ट आएगा उसका स्पीड क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। ओके, यहाँ पे लिख सकते हो आप डिक्रीज ड्यू टू रिपल्शन। ओके, अब अगर मुझे यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताना है पॉइंट ए पे, ठीक है, जहाँ पे मैं वापस से डायग्राम इधर बता देती हूँ। हम इधर गए, ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, और ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो अगर मुझे इस ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी बतानी है तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने ऊपर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R. So if any object is at rest, its potential energy is going to be this one. ओके, तो जैसे ही यहाँ से आपके पास ये पार्टिकल स्टार्ट हुआ मूव करना तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू बी जीरो, बिकॉज पार्टिकल रेस्ट में तो है नहीं, इट इज मूविंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, सो दिस पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू बी जीरो। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पार्टिकल हैज स्टार्टेड मूविंग, वो मूव कर रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम अल्फा बी अल्फा स्क्वायर। अल्फा मैंने क्यों लिखा है, पार्टिकल अल्फा पार्टिकल की हम बात करें बस इसलिए लिखा हुआ है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू ये हो जाएगा, बट पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू जीरो। ओके, अब क्योंकि जो हमने अल्फा पार्टिकल लिया हुआ है वो हीलियम है, ओके, जस्ट राइट डाउन अल्फा पार्टिकल इज हीलियम। अभी अल्फा पार्टिकल हीलियम लिया हुआ है, दैट मीन्स एम अल्फा कितना हो जाएगा, 4 AMU। हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 4 होता है, ठीक है? अगर मुझे AMU को kg में करना है तो 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 into 10 raised to the power minus 27 kgs. So what we are going to do is we will multiply this 4 with 1.67 into 10 raised to the power minus 27 kg. So 1 AMU का इतना kg में होता है मास, तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब अगर मैं चार्ज की बात करूँ Q अल्फा, तो वो कितना होगा, हीलियम है तो हीलियम को आप कितना मैक्सिमम कर सकते हो, He+2, तो चार्ज कितना होता है 2, तो लिख सकते हो चार्ज हो गया 2E। ये बात हो गई जब आपके पास पार्टिकल स्टार्ट हुआ चलना, ओके, मूव करना स्टार्ट हुआ, ठीक है? अब प्रोटॉन जो रदरफोर्ड ने ये क्या लिया, गोल्ड लिया था, ही टुक दिस एज गोल्ड। तो किसी भी सब्सटेंस का अगर हमको चार्ज निकालना होता है तो टोटल चार्ज कितना होता है, Z इंटू ई। Z क्या होगा, एटॉमिक नंबर, और E क्या है यहाँ पे, चार्ज। तो अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके ऊपर चार्ज E होगा, तो अगर मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, 10E। तो बस वही बात है, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताएगा आपको, तो Z इंटू ई हो जाएगा उस पर टोटल चार्ज, ठीक है? तो अगर मुझे AU का चार्ज निकालना है, AU इज व्हाट, इट इज योर गोल्ड। If I want to find out the charge of gold, it is going to be 79E, okay? Because atomic number होता है गोल्ड का 79। मान लो उसने कोई और
एलिमेंट लिया होता, लेट्स से एजी लिया होता, तो एजी का अगर मुझे चार्ज निकालना होता तो कितना होता 47 ई, बिकॉज एटॉमिक नंबर होता है एजी का 47। मान लो कॉपर लिया होता, सो कॉपर के केस में 29 होता है एटॉमिक नंबर, तो चार्ज वुड हैव बीन 29 ई। तो डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा एलिमेंट ले रहे हो आप चार्ज बता सकते हो, बट यहाँ पे हमने गोल्ड दिया हुआ है तो हम गोल्ड की ही बात करेंगे। नाउ अभी जैसे ही यहाँ पे पहुंचा आपका पार्टिकल हियर एट दिस पॉइंट, अचानक से वो स्टॉप हो गया, बिकॉज अब इसके आगे तो नहीं जा सकता, ये क्लोजेस्ट अप्रोच था, इसके आगे वो नहीं जा पाएगा। सो फॉर दैट काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो, बिकॉज पार्टिकल इज एट रेस्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल रेस्ट पे आ गया थोड़ी देर के लिए यहाँ पे, तो आप फॉर्मूला लगा दोगे 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R। अच्छा ये R क्या होगा अब, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो मैं यहाँ बोल देती हूँ ये R मिनिमम है, मतलब मिनिमम डिस्टेंस है, इससे ज़्यादा वो न्यूक्लियस के पास में नहीं जा सकता। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया R मिनिमम, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों तरफ के जब पार्टिकल स्टार्ट हो रहा था चलना तब क्या एनर्जीज का कंडीशन था, ये पूरा एनर्जी का कंडीशन था। जब पार्टिकल पहुंच गया वहाँ पे तब क्या एनर्जी का कंडीशन हुआ। ये बहुत सिंपल सी बात है, मान लो आपका कोई ये फैकल्टी रूम है, ओके, आपके कोई टीचर है यहाँ पे जिनसे आपको बहुत डर लगता है, ये आपकी क्लास है, ठीक है। अब आप चलना चालू हुए, टीचर से कुछ बात करनी है बट आपकी हिम्मत नहीं हुई, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप डोर पे आए, आपने देखा कि आपके सर बैठे हुए हैं जो बहुत गुस्सा करते हैं, आपकी हिम्मत नहीं हुई अंदर तक जाने के लिए, तो ये जो डिस्टेंस थी आपका और आपके सर के बीच में जहाँ तक आप पहुँच पाए, दैट इज़ योर आर मिनिमम। इससे ज़्यादा आप आगे नहीं जा पाए, क्योंकि अगर आप अंदर चले गए तो अभी तो फिर सर से बात करनी पड़ जाएगी, है ना। सो दिस इज द थिंग, तो वही डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पे पार्टिकल है, ये आपका न्यूक्लियस है, यहीं तक मैक्सिमम जा पा रहा है क्योंकि उसको क्या फील हो रहा है, रिपल्शन, और ये डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। अब पार्टिकल यहाँ पे आके पहुंच गया है, तो डिस्टेंस जो है इन दोनों के बीच का वो हम आर इसको कंसिडर करेंगे, एंड इट विल बी योर आर मिनिमम। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट लेट मी नो। चलो ठीक है। नाउ अभी आपको पता है कि एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड रहती है ना, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, वो कंजर्व्ड रहेगी ऑलवेज। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो भी टोटल एनर्जी होगी एट पॉइंट ए, है ना, हमारा पॉइंट था यहाँ पे ए पॉइंट, बी पॉइंट और ये न्यूक्लियस, तो जो भी टोटल एनर्जी होगी ए पॉइंट पे जहाँ से अल्फा पार्टिकल ने स्टार्ट किया था, दैट विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, बिकॉज एनर्जी इज कंजर्व्ड, ओके। अब जो भी वैल्यूज है हम यहाँ पे बस सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड लेट्स सी व्हाट रिलेशन वी गेट। सो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए क्या क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, वन सेकेंड, yes, total energy will be kinetic energy as well as potential energy at point A। तो मैं यहाँ पे छोटा सा a लिख देती हूँ, और B पे क्या होगा, अगेन टोटल एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट B एंड काइनेटिक एनर्जी एट, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी एट B। नाउ अभी पॉइंट A पे हमारे पास हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो था बिकॉज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो दैट इज जीरो। पॉइंट बी पे काइनेटिक एनर्जी जीरो था बिकॉज पार्टिकल रेस्ट पे आ गया। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना था, हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर, हम एम वी स्क्वायर में बस अल्फा अल्फा लिख रहे हैं जस्ट टू रिप्रेजेंट दैट पार्टिकल इज अल्फा। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R minimum distance. This was your minimum distance, and this R minimum is your distance of closest approach.
Okay, is this clear to everyone or not? Let me know. चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं. An alpha particle is projected from infinite distance with velocity. अनन्या सब सिलेबस में है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो वो फाइंड आउट करना है. लाइक व्हाट इज द यूज ऑफ फाइंडिंग एनर्जी ऑफ एनी सब्सटेंस, व्हाट इज द यूज ऑफ फाइंडिंग द रेडियस ऑफ एनी सब्सटेंस. वो सिलेबस में है. आपको ये बस टॉपिक है कि कितना पास तक न्यूक्लियस के जा सकता है. इस पे क्वेश्चंस आते हैं. दैट इज द यूज ऑल टुगेदर. ओके, विद वेलोसिटी v नॉट towards the nucleus of gold atom. Find out R naught, that is distance of closest approach, velocity of alpha particle at a distance 2r naught from the nucleus. अभी लिखो फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ. What will be the speed of alpha particle if it reaches only to r naught by 2. ठीक है. सबसे पहले तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज गिवन एंड व्हाट दे आर आस्किंग. So here they are saying that there is an alpha particle which is projecting from an infinite distance. दूर से आपका अल्फा पार्टिकल आ रहा है इन्फिनाइट डिस्टेंस से. ओके, यहाँ पे न्यूक्लियस है. इसकी वेलोसिटी है जिस स्पीड से वो आ रहा है दैट इज v नॉट टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड एटम. फाइंड आउट द r नॉट. तो सबसे पहले तो आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फाइंड आउट करना है. ओके, देन वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट अ डिस्टेंस 2r नॉट. मतलब अगर जब ये इसका 2 टाइम्स कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा कहीं पे. यहाँ पे कितनी वेलोसिटी है वो आपको फाइंड आउट करना है. दिस इज योर 2r नॉट फ्रॉम हियर टू हियर. एंड व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल इफ इट रीचेस ओनली टू r नॉट बाई 2. क्या होगा अगर वो यहाँ पे r नॉट बाई 2 तक पहुँच गया, तब कितना स्पीड होना चाहिए. क्वेश्चन समझ में आया? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी दिस. क्वेश्चन सबको समझ में आया? देन सॉल्यूशन आसान हो जाएगा. 3 क्वेश्चन पूछ रहा है संप्रीता. यहाँ से इन्फिनिटी से आपके पास अल्फा पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है किसकी तरफ? न्यूक्लियस की तरफ. तो आपसे पूछ रहा है आर नॉट पे स्पीड कितनी होगी, 2r नॉट पे स्पीड कितनी होगी, और r नॉट बाई 2 पे स्पीड कितना होगा. बस ठीक है. अभी क्लियर है? आर नॉट तो क्लोजेस्ट हो गया, 2r नॉट हो गया मतलब r नॉट का 2 टाइम्स, मतलब यहाँ पे होगा कहीं. और r नॉट बाई 2 मतलब r नॉट का हाफ, दैट मीन्स यहाँ पे होगा. तो इन 3 पोजिशंस पे वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी कि कितना वेलोसिटी है एटम का.
ओके अभी क्लियर है संप्रिता, लेट मी नो। फाइन, तो अब फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, अभी हमने देखा ही, किसके इक्वल हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, यहाँ पे मुझे डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। ये जो पार्टिकल है वो पार्टिकल B है, ठीक है। एक अल्फा पार्टिकल है, तो उस पर चार्ज कितना था, 2e, तो Q1 पे चार्ज हो गया 2e इंटू, यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस ले रहे हैं हम, वो किसका न्यूक्लियस है, गोल्ड का। गोल्ड के लिए अभी ऊपर बताया चार्ज कितना होगा, Z इंटू ई, जेड कितना होता है गोल्ड का, 79 ये हो गया Q2 डिवाइडेड बाई आर नॉट। इसको हम लिख लेते हैं K, ताकि हमको बार बार ना लिखना पड़े। तो आर नॉट किसके इक्वल हो जाएगा, इसको सॉल्व करना, ठीक है। 79 टू ज़ा, फिर यहाँ से आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो इट विल बी 316 K दिस होल वैल्यू E स्क्वायर बाई एम बी नॉट स्क्वायर। बस आपको रीअरेंज करना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? समझ में आ रहा है, यस और नो, कुछ बोलो तो पता चलेगा ना, हाउ वुड आई नो। नहीं नहीं संपदा, हमको कैलकुलेशन इतना डिफिकल्ट नहीं करना है ना, अभी पाई का वैल्यू पुट करेंगे, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट करेंगे, तो उतना नहीं करना हमको, ओके। वी वांट टू मेक आवर थिंग्स इजी। और ऑप्शन में देखो, वो आपका कैलकुलेशन चेक नहीं करना चाहता है एग्जामिनर जो है, दे डोंट वांट कि आपको मल्टीप्लिकेशन एडिशन आता है नहीं आता, मतलब थोड़ा बहुत तो आना चाहिए, बट ये नहीं देखेंगे कि आप के का वैल्यू पुट करो, फिर चार्ज का वैल्यू लिखो, बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। दे डोंट वांट टू चेक दैट, दे वांट टू सी कि तुम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं है, ठीक है। दे वांट टू सी दैट, ओके। चलो इस पॉइंट को मैं ए मान लेती हूँ, क्लोजेस्ट अप्रोच को मैं बी मान लेती हूँ, और इस पॉइंट को सी मान लेती हूँ, ठीक है। सो नाउ अगर पॉइंट सी पे आएंगे हम, so point C will have both kinetic energy and potential energy। जब यहाँ से स्टार्ट किया था तो पार्टिकल मूव कर रहा था, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है आपके पास वो जीरो थी, धीरे धीरे इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। दोनों ही एनर्जीज जो है वो आपस में चलते रहते हैं, तो जैसे जैसे ये अप्रोच कर रहा है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है धीरे धीरे, और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है, और यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, जो कि हमने ये वाला फॉर्मूला किया। तो जब इन बिटवीन में आप किसी पॉइंट पे हो, तो उस पॉइंट पे दोनों ही होगा, काइनेटिक एनर्जी भी होगा और पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम दोनों एनर्जी को ऐड कर देंगे, दैट मीन्स हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ओके। ये जो पॉइंट है हम उसकी बात कर रहे हैं, इट विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 150, इसको समझ नहीं आएगा आप लोगों को, एक सेकेंड, ओके। 79e इंटू 2e, मैं आप के लिख रही हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को डिवाइडेड बाय 2 इंटू 316 के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम बी नॉट स्क्वायर। अभी देखो ये सब लग रहा होगा पता नहीं मैम ने क्या ही कर दिया है। आपके पास पार्टिकल यहाँ से ट्रेवल होके सी पे आया, सी पे दोनों ही एनर्जी है, वो दोनों एनर्जी को मैंने ऐड कर दिया, ओके। और वो किसके इक्वल होगी, क्योंकि कंजर्वेशन की हम बात कर रहे हैं, जो एनर्जी यहाँ पे थी उसकी हमने यहाँ पे इक्वेट करी, तो जो एनर्जी यहाँ पे होगी उसको हम यहाँ से भी इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पे एनर्जी कितना था, काइनेटिक एनर्जी जब स्टार्ट हुआ था
हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, और यहाँ पे दोनों ही है, पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है, तो इन दोनों को हमने इक्वेट किया है। यहाँ पे इक्वेट कर रहे हैं, कंजर्वेशन यहाँ पे भी है तो कंजर्वेशन यहाँ पे भी होगा, कंजर्वेशन यहाँ पे भी होगा, हर पॉइंट पे कंजर्वेशन तो होगा ही। तो हमने यहाँ से और यहाँ से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को लेके दोनों वैल्यू को इक्वेट कर दिया है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था मेरे पास, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R नॉट। ठीक है, अभी आर नॉट की जगह हमने क्या कर दिया है, 2R0 वैल्यू, यहाँ पे सी पे आर नॉट कितना है, 2R0 है, तो आर नॉट की जगह यहाँ पे 2R0 हो जाएगा, और आर नॉट मैंने पहले वाले फॉर्मूले से निकाल लिया है, तो वही वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी है आर नॉट, और ये 2 टाइम्स हो गया। बाकी के लिख दिया है 1/4πε0 को 79E इंटू 2। इज इट क्लियर, यस और नो? लेट मी नो जल्दी से। कोई कैलकुलेशन में कुछ भी ऐसा लग रहा है कि कहाँ से क्या वैल्यू आई है तो मुझे बताओ। चलो, अब ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, मैंने यहाँ पे वी स्क्वायर लिया है क्योंकि मुझे, या चाहे तो आप पॉइंट सी के लिए सी लिख दो यहाँ पे, दैट इज एट पॉइंट सी, प्लस 79 इंटू टू इज 158, के ई स्क्वायर हो जाएगा, के पहले से था, ये यहाँ पे भी ई, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 316 के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, 158 टूज़ा जो है वो 316 होता है। ठीक है, और टू टू ज़ा 4, के ई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखो हाफ एम बी सी स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचेगा आपके पास 1/4, टू टू ज़ा 4, और ये डेनोमिनेटर में था तो न्यूमरेटर में चले जाएगा, एम वी नॉट स्क्वायर। सो ये हो जाएगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मच। अब इन सब में से आप हाफ कॉमन ले लो, इन दोनों में से हाफ एम वी को कॉमन ले लो, तो हाफ एम, सॉरी सिर्फ हाफ और एम को कॉमन ले लो, यहाँ पे बचेगा वी सी स्क्वायर प्लस 1/2 वी नॉट स्क्वायर, यहाँ पे भी आपके पास हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, ये हाफ कैंसिल कर दो, एम एम कैंसिल कर दो, सो क्या मिला आपको, वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस हाफ वी नॉट स्क्वायर। अभी वी नॉट को एक साथ कर दो, तो इसको हम यहाँ लेके जा रहे हैं, ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर माइनस हाफ वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वी सी स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व करोगे बचेगा हाफ वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वी सी स्क्वायर, तो सी पे आपको स्पीड पूछ रहा था, तो कितना हो जाएगा, वी सी इज इक्वल टू 1/√2, ये √2 हो जाएगा, ये तो स्क्वायर था तो क्या बन जाएगा वी नॉट। दिस वाज योर क्वेश्चन वाज आस्किंग कि सी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा लग सकता है बट क्वेश्चन इज इजी। समझ में आया बात? लिखो ये, राइट डाउन दिस।
डन राइटिंग? चलो, सी पार्ट क्या था, हमको फाइंड करना था आर नॉट बाई 2 पे कितना वेलोसिटी होगा, है ना. लेट्स डू दिस सी पार्ट. सो एट आर नॉट बाई 2. सो ऑफ कोर्स आप अगेन इक्वेट करोगे. पॉइंट क्या था, इधर से आ रहा था, ये पहुंचा बी पे, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये आपके पास आर नॉट था, यहाँ पे आपको पॉइंट सी है जो कि 2 आर नॉट था, यहाँ पे आपने वेलोसिटी निकाल ली है. अब आपको यहाँ पे निकालना है, दैट इज आर नॉट बाई 2 पे. ओके, तो जो भी यहाँ पे वेलोसिटी होगी, दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी. तो जीरो है यहाँ पे, बिकॉज पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट. तो हमको अब यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है. तो अगेन हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करेंगे. जो भी वेलोसिटी यहाँ पे होगी और जो वेलोसिटी यहाँ पे है, हम दोनों को इक्वेट करेंगे. देन वी विल हैव हाफ m v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू k 79e q1 इंटू q2 डिवाइडेड बाई, अब रेडियस हो जाएगा r नॉट बाई 2. ठीक है, सो दिस विल बी हाफ m v naught square is equal to k 79 into 2 158 e square divided by r naught की वैल्यू हमने निकाल ली थी, कितना था 316 k e square divided by m v naught square. ये हो जाएगा 2 ज़ा k e square cancel out, so you will have half m v naught square is equal to m v naught square ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 एम वी नॉट स्क्वायर. अच्छा, तो सब कुछ कैंसिल आउट ही हो गया ना. मैम वो आर नॉट का बाई 2 भी है. क्या क्या आर नॉट बाई 2? अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ तभी नहीं हुआ ना. ठीक है, आर नॉट बाई 2, दिस इज होल डिवाइडेड बाई 2 है. ओके ओके, सो दिस होल डिवाइडेड बाई 2, अल्टीमेटली क्या मिलेगा हमारे पास, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 एम वी नॉट स्क्वायर. बट तो भी सब कैंसिल आउट हो रहा है, ये वी नॉट कैंसिल नहीं होना चाहिए. कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? चलो मैं इसको देखती हूँ. देयर माइट बी सम इशू हियर. मतलब हमारे पास वैल्यू किसकी निकालनी है, क्योंकि m कैंसिल हो जाएगा, v नॉट ये सब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये वैल्यू बचेगा 1/2. दैट डज नॉट मेक एनी सेंस. ठीक है, मैं इसको चेक करूँगी एक बार. ओके, इसको लिख लो एक बार, मुझे नेक्स्ट क्लास में याद दिला देना, ठीक है, कि मैम ये थोड़ा गड़बड़ आ रहा था. चलो, इसको छोड़ दो, स्पेस छोड़ दो, अभी लिखो मत, स्पेस छोड़ दो. ये इंपॉर्टेंट है, आई विल लेट यू नो. कुछ तो भी गड़बड़ हो रहा है, आई विल टेल यू दिस लेटर ऑन. Okay, next is your limitations of Rutherford model. ठीक है, अब क्यों रदरफोर्ड के मॉडल को डिस्कार्ड किया गया, क्या रीजन थे? बिकॉज अल्टीमेटली अब हम क्वांटम थ्योरी पढ़ते हैं, तो रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था. अब हम वही बात करेंगे. ओके, तो फर्स्ट लिमिटेशन वाज he could not explain hydrogen spectrum. ठीक है, अभी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बाद में बात करेंगे, लेटर ऑन इस चैप्टर में हम आएंगे. बट अभी के लिए इतना समझ लो कि एक हाइड्रोजन पे जब कुछ रेज फॉल कर रही थी, तो बहुत सारे स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व हो रहे थे. तो ये उन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि क्या है वो स्पेक्ट्रम, क्या चीज़ है.
Okay, 1 second. Give me 1 minute. Okay, so here this scientist is is showing you how this spectrum is observed. कैसा दिखता है स्पेक्ट्रम क्या है, ठीक है। अब ये क्या है वो हम बाद में देखेंगे, बट हाउ डज इट लुक यू कैन सी इन दिस वीडियो। ओके, of an incandescent bulb, which is continuous. And then I'm going to show the spectra of 4 different elements: mercury, nitrogen, neon, and especially hydrogen. Hydrogen will be important in the labs and in many other applications. So to show a spectrum, what we use is called a diffraction grating. This looks like a piece of clear plastic, but it's not. It is actually a piece of clear plastic on which an image has been inscribed with dark line, clear line, dark line, clear line, with about 10 to 13,000 lines per inch. So it's called a grating, just like a street grate has lines to it. And this allows you to resolve the spectrum of a source of light in the same way that prism will resolve a spectrum. So what we're going to do is to place this diffraction grating in front of a camera and show you the view of this continuous source with the diffraction grating in place. And what you'll see in the image is the image of the incandescent bulb itself, and then to the right and to the left, you'll see a rainbow spectrum that shows what wavelengths are present in this. You'll see, if you look on the right side, violet through all the colors of the spectrum, all the way through red. So that's a continuous spectrum. We'll try next to look at a discrete spectrum of mercury. Now what this is it's a discharge tube that has mercury in it. And what I'll do is energize this tube, apply a voltage to the tube, and that causes the gas in it to emit spectral lines according to the spectrum of the element that we're using, in this case mercury. So I'm going to locate this, drop the spot, turn off the continuous spectrum. So this is a mercury spectrum without the diffraction grating. Get it in focus here. It's a bluish colored spectrum. There are mercury vapor lights that are used as street. okay, so this is enough to understand what I am talking about here. So they, whenever you would pass through lights, they will show a different kinds of spectrum. So Rutherford could not explain that spectrum. Okay, this was the first limitation. Second one is, according to classical theory of electromagnetism,
proposed by Maxwell. If a charged particle revolves around another charged particle, then it will lose energy continuously. So, after some time, electron will fall into the nucleus. The path of electron will be spiral, and finally electron will collide with nucleus and become unstable. What does this statement says कि मैक्सवेल जो थे वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थ्योरी प्रोवाइड की थी. उन्होंने क्या बोला, ये मान लेते हैं न्यूक्लियस है और कोई इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, तो जैसे जैसे वो घूमेगा वैसे वैसे वो अपनी एनर्जी लूज करेगा. यू विल स्टडी दिस इन फिजिक्स. तो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर घूमता है तो अपनी एनर्जी रिलीज करेगा, मतलब एनर्जी कम हो रही है. एनर्जी कम हो रही है तो धीरे धीरे ये इस तरीके से घूमते हुए स्पाइरल टाइप का पाथ ऑब्टेन करेगा और अल्टीमेटली न्यूक्लियस में जाके कोलाइड कर जाएगा. बट दैट डज नॉट हैपन इन एन एटम. तो आपको पता है कि एटम में ये सब होता नहीं है. सो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थ्योरी की वजह से, एंड ही कुड नॉट एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, सो रदरफोर्ड के मॉडल को क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया. ओके, सो राइट डाउन दिस जल्दी से. Done writing? Okay, next topic is your atomic number and mass number. ठीक है, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास में, 9th क्लास में, तो इस चैप्टर में काफ़ी यूज आएगा, इसलिए हम वापस से कर रहे हैं. एटॉमिक नंबर क्या होता है? इट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ओके, तो जितने भी किसी भी एटम में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे, दैट आर नोन एज योर एटॉमिक नंबर. सो एटॉमिक नंबर को आपको कंफ्यूज नहीं करना है इलेक्ट्रॉन से. ठीक है, ऑल्दो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जितने भी किसी न्यूट्रल एटम की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर सेम होता है. सो दैट इज वाई देयर इज नो इशू. बट अगर कोई हम आयन की
बात करें तो वहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉन्स देख के एटॉमिक नंबर निकालोगे तो चेंज हो जाएगा, बिकॉज आपने या तो इलेक्ट्रॉन ऐड किया होगा आयन बनाने के लिए, या तो अगर अनायन फॉर्म कर रहे हो, और अगर कटायन फॉर्म कर रहे हो दैट इज पॉजिटिव स्पीशीज, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव किया होगा, तब वहाँ पे एटॉमिक नंबर गड़बड़ हो जाएगा. सो ऑलवेज मेक श्योर दैट कि जब आप एटॉमिक नंबर को डिफाइन कर रहे हो देन इट इज योर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in an atom in the nucleus. Okay, so atomic number जो है it is also known as proton number, because charge on nucleus depends on number of protons. Okay, so this is your atomic number. Then you have mass number. Mass number क्या होता है? It is the number of protons plus neutrons. एक एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स एंड कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, उनके एडिशन का जो वैल्यू आएगा दैट इज नोन एज योर मास नंबर. ओके, देन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स collectively known as न्यूक्लियॉन्स. ठीक है, तो अगर कहीं न्यूक्लियॉन्स टर्म भी समझ रहे हो तो दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स बोथ. ओके, बिकॉज they are present in न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं इसलिए हम क्या बोल देते हैं उनको? न्यूक्लियॉन्स. एनी डाउट इन एनी ऑफ द टू टॉपिक्स लेट मी नो. नेक्स्ट राइट डाउन, नोट डाल के छोटा सा लिख लो. एटॉमिक वेट मास नंबर्स थोड़ा सा डिफरेंस है संप्रीता, वही लिखवा रही हूँ, वही बता रही हूँ आपको. मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट is equal to atomic mass of the element. ठीक है, सो मास नंबर जो है वही एटॉमिक मास होता है, बट थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है. द बेसिक डिफरेंस इज दैट मास नंबर इज ऑलवेज अ होल नंबर. मास नंबर आपका हमेशा होल नंबर होगा, वेयर एज एटॉमिक मास usually not a whole number. Atomic mass is usually not a whole number. ठीक है, जैसे आपने ये जो एटॉमिक मास क्लोरीन का जो देखा है, एटॉमिक मास कितना लिखते हैं हम? 35.5. तो अब आप खुद ही सोचो कि अगर मैं बोल रही हूँ कि मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, तो वो पॉइंट में वैल्यू कैसे आ सकता है? तो इफ़ यू रिमेंबर हमने फर्स्ट चैप्टर में आइसोटोप्स की बात करी थी. ओके, तो जो एटॉमिक मास निकलता है वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट के सारे आइसोटोप्स का एवरेज वैल्यू होता है, इसीलिए वो फ्रैक्शन में हो सकता है. ऐसे ही हाइड्रोजन का आप देखोगे तो इट इज़ नॉट एग्जैक्ट 1, इट इज़ 1.008 समथिंग, आगे भी कुछ वैल्यू आती है. तो वो किस लिए आता है? बिकॉज हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं. हाइड्रोजन हो गया, ड्यूटेरियम हो गया, ट्रिटियम हो गया, ये तीनों उसके आइसोटोप्स हैं. ओके, इज इट क्लियर नाउ?
नेक्स्ट पॉइंट लिख लो इसी में, नोट वैल्यू में, electrons have negligible mass as compared to proton and neutron. So, mass of any atom is only because of प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो यूजुअली इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो इतना कम होता है कि वो उसके एटॉमिक मास में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं करता है ना। अब सिंपल सी बात है, मेरे पास ओशन है, ओशन में अगर मैं 1 ग्लास पानी ऐड कर दूंगी तो क्या उसके मास में कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, बहुत छोटा वैल्यू है, तो हम उसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है कि आप उसको नेग्लिजिबल मान सकते हो एज कम्पेयर टू द मास प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ओके, next is representation of an element, ठीक है। एक एलिमेंट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मान लो x आपका पास कोई भी एलिमेंट है, तो इसको बोल देते हैं सिंबल ऑफ एलिमेंट। ओके, है ए क्या है, जैसे देखो मास नंबर, तो ध्यान रखना है कि मास नंबर हमेशा ऊपर लिखा जाता है। देन यहाँ पे हो गया आपके पास z इज योर एटॉमिक नंबर, ठीक है। यहाँ पे ऊपर लिख लो, मैंने वो बताया नहीं है कि इसको सिंबल क्या होता है। एटॉमिक नंबर का सिंबल होता है z, मास नंबर का सिंबल होता है a। ठीक है, so this is how you represent any element. For example, हम अगर एग्जाम्पल ले लें, so जैसे मैं कार्बन का लिखना चाहती हूँ, तो कार्बन का मास नंबर कितना होता है 12, एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। so this is how I am going to write। आयरन का लिखना है, आयरन का मास नंबर होता है 56, एटॉमिक नंबर होता है 26। यूरेनियम लिखना है, मास नंबर होता है 235, एटॉमिक नंबर होता है 92। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट डिफरेंट एलिमेंट्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? नेक्स्ट इज योर स्मॉल टॉपिक अबाउट कटायंस एंड अनायंस। कटायंस क्या होते हैं, अनायंस क्या होते हैं, ऑल्दो पता होगा बट स्टिल, cations and anions. Cations are your positively charged species, okay, and anions are your negatively charged species. जैसे किसी भी एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो उसको हम क्या बोल देंगे, कटायन। Mg+2, कॉपर प्लस, Ag+, ये सारे कटायंस हो गए। अगर किसी पे भी नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, O2-, F-, N3-, ये सारे स्पीशीज, उसको हम क्या बोलेंगे, अनायंस। कटायंस में यूजुअली फॉर्म कैसे होता है, कटायन आप कैसे फॉर्म करते हो, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल बस बता रही हूँ। अगर हम सोडियम ले लें, सोडियम के पास 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होता है तो चार्ज में हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। अब इसमें से मान लो मैंने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन, तो मेरे पास 11 प्रोटॉन बचा और 10 इलेक्ट्रॉन बचा। तो अब ये न्यूट्रल नहीं रहेगा, मतलब पॉजिटिव ज्यादा है और एक पॉजिटिव ज्यादा है, तो सोडियम पे चार्ज क्या आ जाएगा, Na+, ठीक है। तो कभी भी आप जब इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हो तब आपको कटायंस बनता है। ऐसे ही अगर फ्लोरीन की बात करें, यहाँ पे फ्लोरीन के पास
9 प्रोटॉन्स एंड 9 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर मैंने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, लाइक ऐड 1 इलेक्ट्रॉन, तो मेरे पास प्रोटॉन तो अभी भी 9 ही रहेगा क्योंकि वो न्यूक्लियस में है, बट इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया मेरे पास। अभी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसीलिए दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ F माइनस आयन। तो अगर अनायन फॉर्म कर रहे हो तो इसका मतलब है कि उसने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, और अगर आप कटायन फॉर्म कर रहे हो मतलब उसने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है। नहीं क्रिश, न्यूक्लियस में आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स को न्यूट्रॉन्स को आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। कुछ रिएक्शंस होते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस, वो अभी इस चैप्टर में नहीं है, वो बात की बात है। ओके ओके, नेक्स्ट इज योर, लिख लो जल्दी से। नेक्स्ट इज योर आइसो सीरीज। तो आपने ये सब सुना होगा, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, है ना, आइसो इलेक्ट्रॉन्स, तो उन सब के बारे में हम बात करेंगे। सो फर्स्ट इज योर isotopes, elements same number of protons। ऐसे स्पीशीज जिनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो, सेम हो, दैट आर कॉल्ड एज योर आइसोटोप्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ले लूँ यहाँ पे हाइड्रोजन के डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स, दिस इज हाइड्रोजन जिसको प्रोटियम भी बोलते हैं, दिस इज ड्यूटेरियम, दिस इज ट्रिटियम, ठीक है। अब मुझे अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो अभी बताया मैंने आपको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहले एटॉमिक मास लिखते हैं 1 और 1, एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास होता है 3 और एटॉमिक नंबर 1 ही है, ठीक है। एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है न्यूक्लियस के अंदर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। अगर प्रोटॉन सेम है मतलब वेरिएशन किस में आ रहा है, मास नंबर में। अगर प्रोटॉन सेम है तो वेरिएशन किस में आ रहा है, who will show the variation here? बताओ जल्दी से। अगर मास नंबर चेंज हो रहा है और उसमें मैं बोल रही हूँ कि प्रोटॉन सेम है, तो किसकी वजह से चेंज आ रहा होगा? यस, न्यूट्रॉन्स की वजह से चेंज आ रहा होगा, क्योंकि प्रोटॉन्स तो सेम ही रखा है मैंने। तो चेंज किसकी वजह से आया? न्यूट्रॉन्स की वजह से। तो यहाँ पे ऊपर हम मास नंबर लिखते हैं, नीचे एटॉमिक नंबर लिखते हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि मास नंबर चेंज हो रहा है बट प्रोटॉन्स उसमें सेम है, तो चेंज कौन हो रहा होगा? न्यूट्रॉन्स। इसका मतलब है यहाँ पे इस स्पीशीज में प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 1 है और इलेक्ट्रॉन भी 1। बट ड्यूटेरियम में जो कि हाइड्रोजन का सेकेंड आइसोटोप है, उसमें प्रोटॉन 1 है बट न्यूट्रॉन भी 1 है, सॉरी 1 नहीं 0, और इलेक्ट्रॉन 1। ओके, और ट्रिटियम की बात करें, प्रोटॉन तो 1 ही है बट अब न्यूट्रॉन हो जाएगा 2 और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1। बात समझ में आई? कुछ भी डाउट है तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, मास नंबर 16 होता है। ऐसे ही ऑक्सीजन का एक और आइसोटोप है, एटॉमिक नंबर 8 होगा, मास नंबर 17 है।
एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 18। ये ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटॉन्स तो सेम ही है। अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन 8 होगा, न्यूट्रॉन भी 8 होगा और इलेक्ट्रॉन भी 8 होगा। तभी इन दोनों को ऐड करके 16 वैल्यू आया, बट यहाँ पे तो 17 आ रहा है। तो प्रोटॉन तो 88 हो सकता है, मतलब न्यूट्रॉन कितना होगा 9 और इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा 8। नहीं, संपदा जरूरी नहीं है, आइसोटोप 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। ऑक्सीजन के लिए प्रोटॉन अगेन 8 होगा, न्यूट्रॉन अब कितना हो जाएगा 10 और इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा 8। सो ऑल दोज स्पीशीज विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स। अच्छा, इसको याद कैसे कर सकते हो? आइसो का तो मतलब ही होता है सेम, और यहाँ पे पी को याद कर लो। मतलब कभी कंफ्यूजन हो रहा है आइसोटोप्स में क्या कॉमन क्या सेम रहता है, दैट मीन्स पी सेम रहता है। पी इज योर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अच्छा, सेकंड है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या है? दीज आर एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। वो स्पीशीज जिनके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या रहेगा सेम। अच्छा, याद कैसे करना है? आइसो सेम और एन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, पोटेशियम और कैल्शियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19 और मास नंबर होता है 39। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 और मास नंबर होता है 40। ओके, अब इस केस में अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स काउंट करूं तो ऑफ कोर्स एटॉमिक नंबर 19 है, मतलब प्रोटॉन तो 19 होंगे। जितने टू ज़ा कितना होता है 38 है ना, 19 टू ज़ा 38 होता है, बट यहाँ पे 39 है, तो मतलब न्यूट्रॉन्स कितना हुआ 20, ठीक है। कैल्शियम की बात करो, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स फॉर दैट मैटर, न्यूट्रॉन्स भी 20 हो गए। तो यहाँ पे बाकी सब चीज़ें तो डिफरेंट है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो गए सेम हो गए। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप Z डिफरेंट है इनका, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, मतलब ए मास नंबर भी डिफरेंट है। ओके, बट अगर आप A-Z करोगे तो ये वैल्यू सेम आ जाएगी, बिकॉज A-Z आपको दे देगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या रहेंगे सेम। ऐसे ही नेक्स्ट इज योर आइसोबार्स। ओके, आइसोबार्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर, मतलब उनका मास नंबर सेम होगा, ऐसे एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल आर्गन ले लेते हैं और कैल्शियम ले लेते हैं। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, मास नंबर होता है 40। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, मास नंबर होता है 40, ठीक है। अभी अगर प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मुझे काउंट करने हैं तो 18 प्रोटॉन्स होंगे, सेम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसका मतलब 20 क्या हो गया यहाँ पे न्यूट्रॉन्स। ओके, यहाँ पे बात करें प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, तो 20 प्रोटॉन्स, 20 इलेक्ट्रॉन्स और 20 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। मास नंबर सेम, मतलब मैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जब ऐड कर रही हूँ या ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? अच्छा, ये 22 होगा ना, सॉरी, दिस विल बी 22, यस।
अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ रही है 40, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो वैल्यू कितनी आ रही है 40। ओके, नंबर दोनों का क्या हो जा रहा है इक्वल, उन सबको हम क्या बोलेंगे आइसोबार्स। एंड लास्ट हियर इज आइसो इलेक्ट्रॉन्स। आइसो इलेक्ट्रॉन्स तो हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ रखा है ना, एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने के लिए आयंस हमको चाहिए होगा। हम ले सकते हैं एग्जांपल में Na+, Mg+2। इसको तो डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट। Aluminium+3 एंड नियॉन। इसका एग्जांपल लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 10, बट उस पर एक प्लस चार्ज है, इसका मतलब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला हो, सॉरी एटॉमिक नंबर होता है 11, एक प्लस चार्ज है, मतलब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला होगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे 10। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, दो प्लस चार्ज है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए होंगे, कितना आएगा 10 इलेक्ट्रॉन्स। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, तीन प्लस चार्ज है, मतलब तीन इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए, कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे 10 इलेक्ट्रॉन्स। और नियॉन का तो एटॉमिक कुछ पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं, बट एटॉमिक नंबर होता है 10, मतलब कितना होगा 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे स्पीशीज जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे दैट आर कॉल्ड एज योर आइस। चलो, today's class we are going to end here only.